दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। बिहार के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोग जो है वो जोश और खरोश से अपना मत डाल रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच और भी दो बड़ी घटनाएं हो गई और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, यानी दिल्ली के धमाकों का प्रभाव और प्रधानमंत्री के दौरे का असर, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो फराह शकीब साहब हैं। और फराह शकीब साहब ने इस चुनाव से पहले पूरे बिहार को जो है आप ये समझ लीजिए कि निचोड़ दिया, चप्पा चप्पा जो है आपने उसका छान मारा। तो ये आप हमको बता सकते हैं कि ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जो है वो क्या है। फराह साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज जो है वो वोटिंग है और कल जो है वो दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया। तो इस धमाके का बिहार के मतदाता पर या जो वोटिंग पैटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि पुलवामा से पहले भी इसी तरह की सिचुएशन थी। चौकीदार चोर है का नारा गूंज रहा था, लेकिन फिर जैसे ही पुलवामा हुआ, घर में घुसकर मारा वाली बात हुई, तो चौकीदार जो है वो 2076 से 303 पे पहुंच गया। अब फिर एक बार जो है वो वोट चोरी का गलगला है और जो है उससे पहले दिल्ली में धमाका हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि इस धमाके का क्या प्रभाव पड़ेगा आज की वोटिंग पर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हालांकि मीडिया ने बहुत कोशिश किया चुनाव को पोलराइज कराने की अपनी रिपोर्टिंग से, लेकिन अभी तक 1 बजे तक का डेटा आ गया है। 47.62% वोट हो चुका है। ऑल ओवर बिहार का जो टर्नआउट है 1 बजे तक का, मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2:05 हो रहे हैं। तो उसमें अभी तक कहीं से कोई खबर इस तरह की नहीं आई है कि चुनाव पोलराइज हुआ है। चुनाव मुद्दों पर ही है। पहले फेज का जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पर जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। अपनी अपनी जाति के लोग जो हैं वो जाति, एक सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी का जो माई समीकरण है, महिला मुस्लिम यादव जिसको माना जाता है, उसको माई को अब आप महिला और युवा समझ लीजिए। इस तरह से और बहुत एग्रेसिव वोटिंग हो रही है। या ये एग्रेसिव वोटिंग पैटर्न जो है पिछले बार हम लोगों ने देखा 1952 के बाद से अभी तक बिहार में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ था। 1995 में, 2000 में, जब 60% से ज्यादा की वोटिंग हुई थी, और ये उसके बाद 65% की वोटिंग पहले फेज में, ये बिहार में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। तो अभी और अब 1 बजे दिन तक जब आप समझ लीजिए कि 48% के आसपास लगभग वोटिंग हो चुकी है, तो ये 5 बजे शाम तक और जहां 6 बजे तक का टाइम है, वहां तक जाते जाते ओवरऑल पोलिंग टर्नआउट जो आएगा वो हमको लगता है कि 65% का आंकड़ा भी क्रॉस करके 67-68% तक चला जाएगा। तो लेकिन अभी तक जो है किसी तरह की इस तरह की कोई खबर मुझे नहीं मिली है कि कहीं भी किसी सीट पर चुनाव हिंदू मुसलमान के बाइनरी पर चुनाव चल रहा है। चुनाव मुद्दों पर चल रहा है और जनता अपने सवालों पर वोट कर रही है। शकीब साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये धमाका पहले चरण के जो है वो मतदान से एक आध हफ्ते पहले हो जाता और भारत सरकार को ऑपरेशन बालाकोट या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई पराक्रम करने का मौका मिलता, तो भी क्या लोग इस तरह से इससे अप्रभावित रहते, या ये कि एक आध हफ्ते की मेहनत से कुछ न कुछ प्रभाव डालने में ये सरकार कामयाब हो जाती? क्या आपको ये लगता है कि इस बार ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं अपने षड्यंत्र में? नहीं, देखिए, इन्होंने षड्यंत्र तो पहलगाम के टाइम में भी किया। कोशिश तो पहलगाम से ही शुरू कर दी थी बिहार चुनाव को पोलराइज करने की, लेकिन इनको कई बार ऐसा हुआ कि अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा कि सिंदूर की डिब्बी बांटेंगे भाजपा के कार्यकर्ता, उसको वापस लेना पड़ा। मोदी के रोड शो का क्या हाल हुआ उसके बाद, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में किया, उसका हाल देखा इन्होंने, तो इनको समझ में आ गया था कि हमारा ये सब यहाँ चलेगा नहीं। और ये पहले फेज के पहले भी करते, 1 हफ्ता पहले भी करते, तब पर भी जो है जिस तरह की चुनावी रफ्तार जो है तेजस्वी ने पकड़ा दी थी और जिस तरह का माहौल बन चुका था, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आने वाला था। और अब तो खैर, अब क्या ही पोलराइज होगा, आधा दिन गुजर गया है, 2-4 घंटे की वोटिंग और बची हुई है। और ये आक्रामक पोलिंग जो है, या तो इस 2 बातें हैं, या तो इससे भाजपा को बहुत फायदा हो जाएगा या भाजपा को नुकसान होगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
जैसे अभी आज जिन 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, 122 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें 53 सीटों में पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है एनडीए की साइड से। उसमें पिछले बार 2020 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 42 सीटें जीती थी। तो अगर इस बार ये 42 की 42 भी रिपीट कर लें, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ही कम है, तो पर भी इनका आंकड़ा जो है 70 से ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि पिछले पहले फेज के चुनाव में इनको 20 से ज्यादा 20 से इनकी सीटें कम रहेंगी, ये तय है। 20 प्लस सीटों का इनको नुकसान होने जा रहा है पहले फेज में, ये भाजपा का अपना खुद का इंटरनल सर्वे भी बता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों में, वो गुस्सा बोल रहा है वोटिंग में। और अब देखिए, जनता रोजी रोटी के सवालों पर लौट आई है, मुझे लगता है। अब ये इनका चलता नहीं है, हिंदू मुसलमान और बुलडोजर और मंदिर मस्जिद, ये सब, इस सब से अब कोई फायदा नहीं है इनको। हालांकि इनका एक जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो अपना करेंगे। आपने देखा कि मोदी जी ने इस बार जो है कम्युनल पोलराइजेशन से ज्यादा जंगल राज की बात किया है पूरे चुनाव प्रचार में। घुसपैठियों की बात जो है अमित शाह साहब करते रहे, घुसपैठियों की बात जो है ये सब जो कुख्यात हैं बदजुबानी के लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने किया, जिनको लोग सीरियस भी नहीं लेते हैं, जिनको सुनने के लिए 500 की भीड़ नहीं आती है, 1000 की भीड़ नहीं आती है। तो और जबकि तेजस्वी की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि तेजस्वी यादव को खुद यकीन नहीं हो रहा था। इस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने 171 सभाएं की हैं, और दूसरे नंबर पर अभी भी नीतीश जी 84 सभाएं किया उन्होंने पूरे चुनाव में। और बाकी तो कितने आए, कहां। मतलब वो स्वास्थ्य वाली बात को तो नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से गलत साबित कर दिया। नहीं, वो तो उसी दिन पहलगाम का हवाला दिया। तो पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी, मतलब जब इस वक्त पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, और वो अपना दौरा जो है वो बीच में से रोक के वो वापस आए। लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कश्मीर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, लेकिन वो बिहार चले गए। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जो उनकी नाक के नीचे हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी अचानक भूटान चले गए, और भूटान में भी वो वहां के राजा की 70वीं सालगिरह मनाने गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो संवेदनहीनता है, इसका जो दिल्ली के लोग हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके लोग जो है वो मारे गए हैं, जिनके लोग जख्मी हुए हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? और एक बिहार का वोटर वो इसके बारे में कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का कोई भी काम बिना चुनावी फायदे के नहीं होता है। हर जगह वो वोटों का गुणागणित करते हैं। पहलगाम की घटना के वक्त सबसे नियरेस्ट, जो सबसे पहला चुनाव उस घटना के बाद होना था, वो बिहार में होना था। तो प्रधानमंत्री जी जो है मधुबनी चले आए। अगर वो चुनाव बंगाल में होता तो प्रधानमंत्री कलकत्ता चले जाते। अगर वो चुनाव आंध्र प्रदेश में होता तो प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम चले जाते। वो चुनाव तेलंगाना में होता तो प्रधानमंत्री जी हैदराबाद चले जाते। इसमें कोई बहुत अजूबा नहीं था कि प्रधानमंत्री जी बिहार चले आए, एकदम से सऊदी अरब से आए और बिहार चले आए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। तो और आज प्रधानमंत्री जी, चूंकि अब बिहार आने का स्कोप तो बचा नहीं था। हाँ, अगर परसों ये घटना हुई होती तो कल प्रधानमंत्री जी जरूर बिहार आ गए होते, सुबह 3 बजे, मतलब 10 बजे आ गए होते बिहार वो। हालांकि वो परसों बेतिया में बोल करके गए थे कि ये मेरी अंतिम सभा है। मतलब जब चुनाव प्रचार का 9 तारीख को जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, तो 8 तारीख को बेतिया में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि अब हम नहीं आएंगे बिहार। मतलब 9 को जब अंतिम दिन है, उस दिन प्रधानमंत्री की कोई रैली बिहार में नहीं हुई है। अगर 8 को यह घटना होती तब प्रधानमंत्री जी 9 को जरूर बिहार आ जाते भूटान जाने के बजाय। अब आप ये देखिए कि उनको कितना मतलब है। और जन्मदिन के फंक्शन में गए हैं वो भूटान, मोइजू के ना, क्या नाम है वहां के राजा, जो राजा। तो अब सोचिए कि कितने सेंसिटिव हैं ये जनता के लोगों को, मतलब जिंदगियों को लेकर के। और चूंकि इनकी अपनी जो राजनीतिक शैली रही है इन दोनों लोगों की, वो खुद इतनी काली रही है कि लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि ये लोग लाश और खून की सियासत के माहिर हैं, और इनको अब इनकी पूरी सियासी जिंदगी जो है वो लाशों और खून पे खड़ी हुई है।
तो इससे बिहार की जनता को, देखिए यूपी में होता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन बिहार में इस वक्त जो है जातीय समीकरण के बंधन टूट चुके हैं। मैं आधे से ज्यादा बिहार घूमा हूं, जातीय समीकरण हर जगह, बहुत जगह पर ध्वस्त हो चुका है। कायस्थ जो बनिया जो क्लास है वो भाजपा का वोटर माना जाता है, वो टूट रहा है। सवर्ण वोटर जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, वहां टूट है। और पचपनिया वोटर जिसको देसी भाषा में बिहार में कहते हैं, जो नीतीश जी का ईबीसी वोटर है, वहां तो मैसेजिंग हो रही है बाकायदा कि जहां भाजपा का उम्मीदवार है वहां गठबंधन के उम्मीदवार को वोट कीजिए। तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। ये मैसेजिंग बाकायदा जदयू ऑफिस से हो रही है। जिला जदयू के कार्यालय में फोन करके कहा जा रहा है कि खेल कर दीजिए खराब। तो ये सब तो चल रहा है इनके खुद के गठबंधन में। तो अभी तक की जो मेरे पास जो सूचना है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चुनाव पोलराइज हुआ है। और जो पिछला ट्रेंड था चुनाव का, वही ट्रेंड आज भी है। और इस शाम तक और तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है कि किसी प्राइम टाइम में जब हम लोग 9 बजे 10 बजे बात करेंगे तो आपको तब तक साफ हो जाएगी पिक्चर। शकीब कैसा साहब, पिछली बार जो है वो इन्होंने, बीजेपी ने इसकी मदद से, चिराग पासवान की मदद से जेडीयू की पीठ में छुरा घोंप दिया था। इस बार जेडीयू जो है वो अपना तीर बीजेपी के सीने में जो है वो चला रही है, आपकी बातचीत से ऐसा लगता है। और आपने जो बिहार का दौरा किया वो पहले चरण से पहले भी था और पहले चरण के बाद यानी दूसरे चरण से बिल्कुल पहले भी था। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो मूड था पब्लिक का, जो पहले चरण से पहले था और फिर जो है वो 65% की बम्पर वोटिंग हो गई, तो उसके बाद दूसरे चरण यानी ये जो गैप था, इसमें आपने क्या अंतर देखा? कोई अंतर नहीं था। हम लोग जब वहां पहले गए, जहां फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी थी, वहां भी लोगों का यही था कि भाई बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद भी हम लोग जब सेकंड फेज की वोटिंग का जो इलाका था वहां जब हम घूमे, वहां भी लोगों का यही कहना था कि इस बार जो है परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, मुख्यमंत्री बिहार का बदलना चाहिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और लोग खुल के तेजस्वी का नाम ले रहे थे, इसमें कोई ये नहीं है। और तेजस्वी की वजह से कई ऐसी सीमांचल की ऐसी कई सीटें हैं जहां मौजूदा विधायक से लोगों की नाराजगी है, उसके बावजूद लोगों ने कहा कि इस बार भी इनको ही वोट देंगे क्योंकि हमको इस बार पटना देखना है। ये है। अच्छा, कल तेजस्वी ने सुना है कि अपने घर से वो उप मुख्यमंत्री वाली जो है वो तख्ती हटा दी। तो आप क्या देख रहे हैं? यानी जनता ये नेता कह रही है कि प्रतिपक्ष, हम जो है वो तेजस्वी नेता को नेता मुख्यमंत्री करना चाहते हैं और ने वो जो है एलओपी वो अपने घर एलओपी से वाली उप तख्ती मुख्यमंत्री हटाई है। वाली नेता प्रतिपक्ष, जी, डॉक्टर साहब नेता सलीम साहब, प्रतिपक्ष वाली हटाई है। नेता प्रतिपक्ष वाली हटाई है जी। जी, सॉरी, वो गलत बोल गया। तो वो जो है वो किस बात का संकेत है, नेता प्रतिपक्ष की तख्ती का हटाना? देखिए सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कई मौजूदा वजीरों ने अपने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, जी। सामान बांधने शुरू कर दिया मौजूदा कई मंत्रियों ने कि बंगला खाली करने की नौबत आ गई है। अब कोई दूसरा जी। ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली के मतलब पटना का लुटियन जोन जो है वो पूरा इलाका वो खाली करना पड़ेगा। ये जो बंगलो मिला है, अब चलते हैं किसी विधायक निवास में, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि विधायक फ्लैट में कोई फ्लैट मिल जाए, मंत्री वाला बंगला खाली करना पड़ेगा। खबर ये भी आ तो रही है। तो वो ये जो ऐसे बात अनायास नहीं है इमरजेंसी के बाद कही जाती थी, सिंहासन जी। को खाली करो अब जनता आई है। रामधारी तो सिंह ये दिनकर की जो कविता है है वो ये। संदेश इन लोगों को पहुंच गया है जो कि अभी सत्तासीन है। आखिरी बिल्कुल सवाल बिल्कुल। शकीब साहब मेरा आपसे ये है कि इस बार बिहार के नौजवानों का, युवाओं का जो जोश व खरोश नजर आया, वो एकदम बिल्कुल अभूतपूर्व है। ऐसा अभूतपूर्व है। ठीक है कि पहले भी नौजवान जो है वो रहते थे, लेकिन कई ये भी सोचते थे कि हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब इस जोश व खरोश के बाद उसमें लोगों ने हिस्सा लिया, चुनाव प्रचार-प्रसार में हिस्सा लिया, चुनाव की मुहिम चलाई और वोट दिया। और ये सब के बाद भी अगर ये इलेक्शन चुरा लिया गया, अगर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मदद से, चुनाव आयोग की मदद से वही कर दिया गया जो कि हरियाणा में किया गया था या कि जो महाराष्ट्र में किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा इन नौजवानों पर और बिहार की राजनीति पे? देखिए नौजवान बिहार का इतनी आसानी से हार होगी तो हजम नहीं करेगा। इसलिए पहले तो कोशिश नौजवान और महिलाओं की तरफ से ये हो रही है कि मार्जिन इतना बढ़ा दिया जाए कि इनको बेईमानी करने का मौका ना मिले। जहां 2000 की मार्जिन से पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार उस मार्जिन को 10,000 तक करने की कोशिश की जा रही है। तो मार्ज और यही वजह है कि आप पोलिंग परसेंटेज में इतना ज्यादा जो है वो देख रहे हैं, इजाफा देख रहे हैं।
कि पिछली बार जो है 25 सालों में इतनी वो मतलब पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड जो है ये टूटा है। नीतीश के 20 सालों के रिजिम में कभी इतनी पोलिंग नहीं हुई थी, कभी इतना वोट शेयर नहीं बढ़ा था किसी भी फेज में। ओवर टर्न आउट जो है, स्टेट ओवर टर्न आउट, उसमें तो या तो ये बहुत ही ज्यादा लोग आक्रामक तरीके से वोट कर रहे हैं, और ये एकदम डैम श्योर है कि ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं, ये जो वोट प्रतिशत का इजाफा देख रहे हैं आप, ये नरेंद्र मोदी के उस एग्रेसिव पॉलिटिकल हिंदुत्व का वो नहीं है। ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो है ये मंडलवाद का है, ये सोशल जस्टिस का है, ये रिजर्वेशन का है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का है, ये इमिग्रेशन का है, पलायन का है, ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है। सिर्फ सरकार चुन लेना इस बार लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, सरकार बदल देना लोगों की प्रायोरिटी है। ताकि सरकार बदल दिया जाए तो सरकार सामने वाली जो आए वो कुछ करे। और तेजस्वी ने भी कल एक वीडियो जारी किया है कि आपने 20 साल दिया है, हमको 20 महीना दीजिए। और एक बात यह है कि तेजस्वी ट्रस्ट के मामले में उन्होंने अपना ट्रस्ट युवाओं के बीच में डेवलप किया है। वो जो 2 टर्म रहा, खास के जो सेकंड टर्म, वो 17 महीने नायब वजीर आला के ओहदे पर रहे, तो उन्होंने जो कमिटमेंट किया था 2020 की सरकार बनने से पहले कि हम जब आएंगे तो हम नौकरी देंगे, उसमें उन्होंने बहुत हद तक डिलीवर करने की कोशिश की है। 17 महीनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। नीतीश जी की सहमति से ही किया, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, लेकिन बहरहाल उसका क्रेडिट आवाम जो है आमतौर पर तेजस्वी को ही देती है कि वो तेजस्वी थे, इसीलिए ये मुमकिन हो पाया कि इतने सारे लोगों को नौकरियां मिली, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों ने बिहार में आके नौकरियां ली। तो ये नीतीश जी ने नहीं किया। अगर नीतीश जी को करना होता तो वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो ये सब कुछ तेजस्वी के साथ रहते हुए हुआ है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका क्रेडिट तेजस्वी को जाता है। तो इस मामले में चूंकि तेजस्वी ने भरोसा जीता है नौजवानों का, तो उनको लगता है कि तेजस्वी अगर फुल फ्लेज्ड आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो और बेहतर करेंगे। जुमला नहीं फेंकेंगे तेजस्वी, और जुमला जिस तरह से अब ये लोग अपना जो है अपना विश्वास जो है मतदाताओं के प्रति खोते जा रहे हैं मतदाताओं के मन में, तो वो अभी उस तरह का मामला तेजस्वी के साथ नहीं हुआ है। तेजस्वी को लोग एक बार देना चाहते हैं मौका। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक बार मौका देके देखते हैं, नहीं देंगे, अगर ये 5 साल में कुछ नहीं करेंगे तो इनको भी बदल देंगे। ये तो डेमोक्रेसी होती है। और लालू जी ने जो पहले फेज की वोटिंग के बाद कहा कि भाई तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है, उसका भी असर हुआ है लोगों में। एक लॉजिकल बात है जी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से कि बिहार में कमंडल ने जो है, कमंडल पर जो है वो मंडल ने अपना एक असर दिखाया, और जो है उसको जो है एक तरह से राजनीति में कम से कम चुनाव प्रचार में तो उसको जो है वो किनारे खड़ा कर दिया। कमंडल वाले भी इस बात पर मजबूर हो गए कि वो मंडल की बातें जो है वो करें। अब देखना यह है कि 14 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें जो है वो क्या होगा, और किस तरह से बिहार की जनता कि ये जो मेहनत है, ये जो कोशिश है, ये जो संघर्ष है, ये रंग लाएगा। फराज शकीब साहब, आपने समय निकाला और आप बहुत बिजी हैं, इसके बावजूद आपने जो है वो अपनी बातों से लोगों को वो किया, इस्तेफादा करने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपसे बात करेंगे। जरूर धन्यवाद।